हाय विवर्स, ऑप्टिक्स के इस सेकंड पार्ट में हम लोग आज एकोमोडेशन बाय आइज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं कौशिक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जल्दी हम देख लेते हैं कि आइज़ जो हैं वो कैसे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कैसे काम करती है और एकोमोडेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि आइज़ में एक ऐसी लेंस होती है जो कि ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स लेंस होती है, और यहाँ पर जो है ये हमारा आई बॉल है। तो जब हम आई बॉल के बारे में पढ़ेंगे तो हमको याद रखना है कि आई बॉल के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये जो सरफेस है हमारी, ये है रेटिना। यहाँ पर जो है हमारा इमेज तैयार होता है, इसका काम होता है, रेटिना का काम होता है क्रिएटिंग द इमेज। अब ये इमेज जो है ये बाद में जो है ब्रेन के तरफ ब्रेन को सिग्नल के रूप में चला जाता है, ब्रेन के पास इसको जो है रेटिना भेज देती है। तो ये बहुत ही एक लंबी चौड़ी प्रोसेस है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है। यहाँ पर बात ये है कि जब हम ऑप्टिक्स के मामले में इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमको एक चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी जब इमेज फॉर्मेशन होता है तो वो इस रेटिना के अंदर में होना चाहिए। मैं वापस से आपको ऑप्टिक्स के पुराने चैप्टर के हिसाब का एक रिवाइज़ करा देता हूँ। ये जो हमारा लेंस है ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसके अंदर कुछ एक फोकल लेंथ होती है जो कि टाइम टू टाइम एडजस्ट होता है। ये जो आँख की जो डायमीटर है, ये डायमीटर होती है 2.5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इस 2.5 सेंटीमीटर्स का ही पूरा खेल है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अब इस चीज़ के अंदर हमको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि मैं आपको याद दिला दूँ, जो भी चीज़ लाइट एमिट करती है या जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होता है तो पैरेलली वो लाइन ऐसे आती है और यहाँ पर जो है ये लाइंस को जो है रिफ्रैक्ट किया जाता है लेंस के थ्रू, और ये लाइन जो है अपने ओरिजिनल पाथ से ऐसे 20 डिग्री एंगल पर मुड़ जाती है। क्योंकि यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जब हम मापेंगे तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर चूँकि बहुत दूर पर होगा तो उस हिसाब से 20 डिग्री एंगल ये नॉर्मल से हर बार बनाएगी, और ये भी ऐसे ही एक 20 डिग्री का नॉर्मल बनाएगी। और ये देखिए, आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद जब ये अपना रास्ता चेंज करती है दोनों लाइट्स, तो वो इस जगह पर इंटरसेक्ट होती है, मतलब इमेज फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर क्या तैयार हो गया, हमारा इमेज। जब ऐसे सिंगल पॉइंट पर इमेज तैयार होता है तो उसको हम लोग कहते हैं शार्प इमेज। शार्प इमेज से क्या मतलब समझे अब हम लोग, कि जिसकी रेज जो है, लाइट रेज जो हैं, जब लेंस पर पड़ती हैं, पड़ने के बाद जब रिफ्रैक्ट करती हैं तो वो सारी रेज जो हैं एक पर्टिकुलर सिंगल पॉइंट के ऊपर पड़नी चाहिए। रेटिना के सिंगल पॉइंट पर जब ये पड़ेगी तो एक शार्प इमेज बनेगा। तो शार्प इमेज आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि कैसा होता है, शार्प इमेज कैसे तैयार होता है। इन्फिनिटी से जब लाइट आती है तो शार्प इमेज कैसे तैयार होती है। उसके बाद अब हम लोग बाकी दूसरे टाइप्स की इमेज की बात करते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जो है लाइट एमिट करता है और ये ऐसे ऐसे लाइट को एमिट करता है, ऐसे लाइट को एमिट करता है। ये पॉइंट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऐसे लाइट को एमिट करता है और ऐसे लाइट को एमिट करता है। अब वापस से ये जो है अपने ओरिजिनल पाथ से एक 20 डिग्री का एंगल बना करके यूँ रिफ्रैक्ट करेगी और ये ऐसे रिफ्रैक्ट करेगी। देखिए, ये दोनों पॉइंट्स नहीं मिले, तो ये जो एक इमेज बनी इसको हम लोग कहते हैं ब्लर्ड इमेज। तो ये ब्लर्ड इमेज कैसे तैयार हो गया, जैसे रेटिना पे अलग अलग पड़ती है लाइट रेज तो एक ब्लर्ड इमेज तैयार होता है। तो ब्लर्ड इमेज आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे तैयार होता है। जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट रेज को छोड़ती हैं और उसके बाद वो जब रिफ्रैक्ट करती है तो यहाँ पर वो जो है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आँख को, तो यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले हाउ इट वर्क्स के एपिसोड के थ्रू मैंने आपको बताया था कि कैसे जो है आँख का एक हम लोग उसमें स्ट्रक्चर पढ़े थे। तो सिलियरी मसल्स के बारे में हमने उसमें जाना था। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आप लोगों को जो है सिलियरी मसल्स के बारे में मालूम हो जाएगा, आँख के पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम हो जाएगा। वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ ये देखने के लिए कि अभी हम लोग जो हैं हमारी आंखें कैसे काम करती हैं, एडजस्ट कैसे करती है ऑटोमेटिकली जब भी ऐसी लाइट ब्लर्ड होने लगे, इमेज ब्लर्ड होने लगे। तो ये जो पूरा फिनोमेना है इसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो बेसिकली एकोमोडेशन के बारे में आज का हमारा वीडियो है और हम पूरा जानकारी लेंगे कि एकोमोडेशन कैसे किया जाता है। अब मैं आपको एक बेसिक चीज़ फिर से दोहरा कर बता देता हूँ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत कम है।
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये लाइट को जो है ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी और ये लाइट को जो है कम रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये बात यहाँ पर ये हो गई कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर को बढ़ाना है लेंस के। अगर यहाँ पर हमने अभी जैसा कि केस में देखा कि यहाँ हमारी लाइट गई, यहाँ हमारी लाइट गई, दोनों जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद में अलग अलग जगह मिली, उसके बाद ये इमेज कहाँ बनाएगी, आँख के पीछे रेटिना में नहीं बनाएगी, तो यहाँ हमको धुंधला दिखाई देने लगेगा सब कुछ। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारा आँख के लेंस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हम उसको मोटा कर देते हैं। कैसे? सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है ऊपर से ऐसे प्रेशर लगता है, नीचे से ऐसे प्रेशर लगता है और आँख की जो हमारी ये लेंस है ये कुछ एक्स्ट्रा मोटी हो जाती है। अब इसके पास रिफ्रैक्शन के टाइम पे ज़्यादा एंगल टर्निंग करने के लिए अलाउ हो जाता है। तो ऐसे में जब 20 डिग्री का एंगल रिफ्रैक्ट कर रही थी लाइट, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये ज़्यादा एंगल में रिफ्रैक्ट करने लगेगी। सिर्फ 20 नहीं, 40-50 के आसपास भी ये जो है रिफ्रैक्ट करना शुरू कर देती है। तो अब देख सकते हैं आप कि शार्प इमेज हमारा यहाँ पर बन गया है। तो यही है खेल। अब एक केस ऐसा भी होता है जिसमें कि एकदम दबा हुआ होता है, सिलियरी मसल्स के द्वारा जो है ये एकदम दब जाता है, मैक्सिमम लिमिट पे पहुँच जाता है। तो उस केस में जो है हमारी आंखें जो है ब्लर हो जाती है, हम चाहे तो भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो एकोमोडेशन होता है उसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फटाफट से लिख लीजिए, एकोमोडेशन बाय आइज इज़ अ फिनोमिना और फीचर ऑफ आइज बिकॉज ऑफ विच इट कैन मेक शार्प फोकस ऑन रेटिना वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस और क्लोज बाई। दिस इज़ बीइंग डन बाई चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस बाई सिलियरी मसल्स। जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्ट की दूरी हमारे आँख से ज़्यादा या कम होगी, वैसे वैसे हमारा सिलियरी मसल जो है लेंस को जो है हमारे लेंस को एडजस्ट करता रहेगा। ये एक ऐसी फिनोमिना या फीचर है आई की जिसमें कि शार्प फोकस बनाने से मतलब होता है। वो सिलियरी हिल्स जो है, सिलियरी मसल्स जो है वो क्या करते हैं, हमारी इस लेंस को दबा करके हमेशा शार्प फोकस तैयार करने की कोशिश करती है ताकि रेटिना में ऑब्जेक्ट जो है क्लियर दिखाई दे, वो चाहे दूर पर हो या नज़दीक पर हो। तो ये जो होता है ये सिलियरी मसल्स के द्वारा होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूँ जिसमें कि ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक रखी हुई होती है। तो जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक रखी हुई होती है तो हम चाहकर भी उसको जो है नहीं कर सकते ऐसे कि वो जो है हम चाहकर भी उसको ऐसे एडजस्ट नहीं कर सकते कि वो जो है एक क्लियर शार्प इमेज हमको बनाकर दे सके। तो यहाँ पर बात यही है कि बार बार जो है ऐसे हम लोग जो है नज़दीक से टीवी स्क्रीन देखना शुरू करते हैं तो हमारी सिलियरी मसल्स दबी हुई होती है, हम उसको देखते देखते थक जाते हैं। टीवी स्क्रीन छोड़िए, मैं आपको एक और क्लासिक एग्जांपल देता हूँ। जब हम फ़ोन लेकर के मूवी देखते हैं, 3-3 घंटे तक मूवी चलती रहती है और उस वजह से जो है हमारी सिलियरी मसल्स के ऊपर काफ़ी दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो इसके वजह से जो है हमारी आंखें थक जाती हैं। यही जब हम फिल्म देखते हैं मूवी थिएटर में तो स्क्रीन काफ़ी दूर पर होती है, तो इसीलिए जो है हमारी आंख को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, बहुत ही आराम से जो है एक क्लियर इमेज तैयार होती है। ऐसे करके जो है हमारी क्लियर इमेज तैयार हो जाती है, बहुत इजीली तैयार होती है, ताकि और सिलियरी मसल्स को ज़्यादा दबना भी नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से जो है हमारी आंखें आराम से रहती हैं, एंजॉय करती हैं मूवी देखते टाइम, थकती नहीं हैं। अब बेसिकली हमारी सिलियरी मसल्स तैयार इसीलिए होती हैं, हमारी आंख का नेचुरल ऐसा एक बनावट तैयार है जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी आंख दूर की चीज़ देखने के लिए बनाई हुई है। वी आर मेड फॉर फोकस टुवर्ड्स द फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारी आंखें डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है, उनकी सेटिंग्स ऐसी होती है कि दूर की चीज़ हम लोग देख पाएँ। अब यहाँ पर जो है जब हम पास से देखेंगे, जितना नज़दीक जाएंगे उतना सिलियरी मसल्स दबाव डालेगा, तो उससे जो है आंखें डैमेज हो सकती है। तो इसीलिए बड़े लोगों ने आपको कभी कभी कहा होगा कि दूर से जो है टीवी देखा कीजिए या मोबाइल यूज़ किया कीजिए, एकदम आंख से मत सटाइए चीज़ को। तो यही चीज़ हमने अभी देखी अकोमोडेशन के थ्रू कि आंखें जो है हमारी कैसे काम करती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे इमेज तैयार होती है और उसको जो है हमारा सिलियरी मसल्स के थ्रू लेंस कैसे एडजस्ट करता है ताकि रेटिना को शार्प इमेज का एक क्रिएटिंग
क्रिएट करने का पॉइंट मिल जाए। जैसे ही रेटिना शार्प इमेज को क्रिएट करेगी वैसे ही हमारे आँख में हमारी रेटिना जो है एक शार्प इमेज की इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजेंगी बनाकर हमारे ब्रेन को। तो इस तरीके से जो है हमारी आँखें काम करती है। आज के वीडियो में व्यूअर्स इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है ऑप्टिकल किस तरीके से एरर्स होती हैं आँखों में उसकी पहचान करेंगे और फिजिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इनको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। बाकी का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आँखों के बारे में वो आप बायोलॉजी में कवर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ फिजिक्स में आँखों के ऑप्टिकल एरर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही व्यूअर्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।